डियर स्टूडेंट्स, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, डीएनए का केमिकल कंपोजिशन भी देख लिया था, आरएनए के टाइप्स भी देख लिए थे और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बेसिक जानकारी भी देख ली थी। आज हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में और इस तरीके से आपका जो फर्स्ट यूनिट का जो लगभग पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जेनेटिक कोड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये आनुवंशिक पदार्थ का काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं और इनमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। क्या निहित होती हैं? आनुवंशिक सूचनाएं। और ये जो जेनेटिक जो मैसेज होते हैं ये इन डीएनए और आरएनए के अंदर निहित होते हैं। अब डीएनए का जो निर्माण होता है वो 3 यौगिकों से होता है, 3 घटकों से होता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है नाइट्रोजनी बेसिस, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से केवल नाइट्रोजनी बेसिस जो है ना, उसके क्रम में क्या होता है? परिवर्तन होता है। बाकी इन दोनों के क्रम में कोई परिवर्तन होता नहीं है। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जब प्रोटीन बनती है ना, तो तब केवल नाइट्रोजनी क्षार के क्रम में परिवर्तन होता है। और इसके क्रम में परिवर्तन होता है तो अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं? एमिनो एसिड्स बनते हैं। और आपको पता होगा कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनके मिलने से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। उनके मिलने से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। तो एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो डीएनए से प्रोटीन तक ये आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं वो कौन ले जाता है? तो इसको ले जाने के लिए एक आरएनए होता है जिसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए होता है? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। और ये डीएनए से तक प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रोटीन तक जो जेनेटिक मैसेज होते हैं वो भेजने का काम करता है एमआरएनए। इसका प्रवाह कौन करता है? इसको फ्लो करता है एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है उस पर नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम होता है। एमआरएनए जो है वैसे जेनेटिक कोड जो होता है इसी के अंदर होता है, एमआरएनए के अंदर ही होता है। तो जेनेटिक कोड क्या है? वही परिभाषा हम देख रहे हैं कि एमआरएनए पर नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम होता है जिसके आधार पर प्रोटीन संश्लेषण के संदेश जिसमें निहित होते हैं और इसी के आधार पर प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल बनते हैं उसका क्रम भी निर्धारित होता है। तो प्रोटीन के अंदर जो एमिनो अम्ल होते हैं उसका क्रम किसके आधार पर डिपेंड करता है? कि जो एमआरएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है, नाइट्रोजनी क्षारों का जो नाइट्रोजनी बेसिस का जो क्रम है वो उस पर डिपेंड करता है कि एमिनो अम्ल जो है उसका क्रम कैसा होगा और जैसा क्रम होगा वैसी प्रोटीन बनती है। आपको पता है कि वैसे 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी होते हैं, नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं, आवश्यक और अनावश्यक भी होते हैं। तो 20 प्रकार के हैं। अब तक तो लगभग 21 से ज़्यादा खोज लिए गए, लेकिन 20 को हम प्रारूपिक मानते हैं। इसके आधार पर हम बात करेंगे कि 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जो होंगे, ठीक है, ये किसके द्वारा बनेंगे? इन एमआरएनए पर स्थित नाइट्रोजनी क्षारों के क्रम में परिवर्तन के कारण बनते हैं। और इन एमिनो अम्ल का क्रम का निर्धारण इस नाइट्रोजनी क्षारों के क्रम के आधार पर होता है और इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। तो एमआरएनए पर स्थित नाइट्रोजनी क्षारों का वह क्रम, ठीक है, जिसमें जो क्या कर रहा है? एमिनो अम्ल के क्रम को क्या कर रहा है? निर्धारित कर रहा है। क्या कहलाता है? वो जेनेटिक कोड कहलाता है। तो एक अमीनो अम्ल के लिए, एक अमीनो मतलब 20 प्रकार के बताया मैंने आपको, तो एक अमीनो अम्ल होगा तो उसके लिए संदेश देने वाला न्यूक्लियोटाइड का समूह क्या कहलाता है? कोडॉन कहलाता है। इस प्रकार से बहुत सारे कोडॉन होंगे, बहुत सारे प्रकूट होंगे और बहुत सारे प्रकूट होंगे तो बहुत सारे अमीनो अम्ल बनते हैं। लगभग कितने टाइप के बनते हैं? 20 टाइप के बनते हैं। ये जो जेनेटिक कोड है इसकी खोज जो की थी वो की थी नीरेनबर्ग और मथाई ने की थी 1961 में की थी। और 1968 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इस नोबेल प्राइज़ में एक भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना भी थे और रॉबर्ट हॉले भी साथ में थे। इनको भी नोबेल पुरस्कार साथ में इसी खोज के लिए दिया गया था। तो इसमें नाम आपको याद रखना है, इंडियन जो वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना। तो साथ में नीरेनबर्ग और मथाई, ये इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने क्या किया था? जेनेटिक कोड की खोज की थी। अब एमआरएनए के अंदर हमने ये देख लिया कि एमआरएनए जो होता है उसमें नाइट्रोजनी क्षारों का क्या होता है? क्रम होता है, जिसके आधार पर एमिनो एसिड का क्रम निर्धारित होता है और उसी को हमने कहा था जेनेटिक कोड कहा था। तो एमआरएनए में जो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं, आपको पता हो कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, ठीक है। लेकिन आरएनए के अंदर बात करें तो आरएनए के अंदर इसमें से तीनों तो होंगे ही, लेकिन थाइमिन की जगह क्या होता है? यहाँ पर यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है, ठीक। और यही क्या कर रहे हैं नाइट्रोजनी क्षार? इनके क्रम में क्या होगा? परिवर्तन होगा और परिवर्तन होता है जिससे विभिन्न प्रकार की एमिनो अम्ल बनती है और इसी को हमने क्या कहा था? जेनेटिक कोड। क्या कहा था? जेनेटिक कोड।
तो ये क्या है, सूचनाओं का वाहक करते हैं, ये सूचनाओं के वेक्टर्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं, सूचनाओं को ले जाते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं कि जो जेनेटिक कोड होता है, इसको समझ लिया कि जेनेटिक कोड क्या है, तो एमआरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होता है या नाइट्रोजनी बेसिस का एक क्रम होता है जिसके आधार पर एमिनो अम्ल का क्रम निर्धारित होता है और प्रोटीन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो वो नाइट्रोजनी बेसिस का जो क्रम है उसको कहा है हमने जेनेटिक कोड। क्या कहा है, जेनेटिक कोड। मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल है AGC लिखा हुआ है, ठीक है, या UGC लिखा हुआ है। मान तो ये 3 अक्षर का क्या हो गया, कोडॉन हो गया। 3 अक्षर का क्या हो गया, कोडॉन या कूट हो गया। इसको हम कह सकते हैं ये आनुवांशिक कूट है। तो आनुवांशिक कूट जो होते हैं एकल कोड भी हो सकते हैं, द्विकोड भी हो सकते हैं, लेकिन ये अधिकतर क्या होता है, त्रिक कोड होते हैं, क्योंकि एकल कोड और द्विकोड होंगे तो 4 ही हैं और 4 ही नाइट्रोजनी क्षारक हैं। तो अगर 2 कोड भी लेते हैं तो ये हो जाएंगे 4 स्क्वायर और कितने वर्ड बनेंगे, 16 वर्ड बनेंगे। तो 16 वर्ड में आप कितने कूट बनाओगे, नहीं बना सकते ना कूट, 2-2 के भी बनाते तो 8 ही कूट बनेंगे, तो 8 ही अमीनो अम्ल बन पाएंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको 2 के कोड के रूप में ना लेकर के कितने के कोड में लेते हैं, त्रिक कोड के रूप में। तो कोडॉन कैसा होता है, त्रिक होता है, ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है, कोडॉन ट्रिपलेट होता है। तो प्रत्येक कोड जो होता है उसमें 3 नाइट्रोजनी क्षारों के क्रम होता है, यानी 3 नाइट्रोजनी क्षार होंगे, यानी 3 अक्षरों का क्या होता है, क्रम होता है। और ये क्रम कहाँ पर होता है, क्षारों का क्रम एमआरएनए पर उपस्थित होता है। किस पर उपस्थित होता है, एमआरएनए पर। और एमआरएनए पर होगा तो उसी के आधार पर क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, एमिनो एसिड्स का क्रम निर्धारित होगा। तो पहली बात हो गई कि कोडॉन कैसा होता है, त्रिक होता है। अब त्रिक है तो क्या होगा, 4 है और त्रिक है तो ये कितना हो गया, 4 क्यूब। और 4 क्यूब मतलब कितने वर्ड बनेंगे, 64 वर्ड बनेंगे। 64 वर्ड बनेंगे तो इसके 3-3 के अगर ग्रुप बनाए तो क्या 20 एमिनो एसिड बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कोडॉन क्या है, त्रिक होता है इसमें। अब बात करते हैं, कोडॉन जो होता है अपभ्रष्ट भी होता है, यानी अपहासित भी होता है, यानी डिजेनरेट होता है। कैसा होता है, डिजेनरेट। इसका मतलब ये है कि एक अमीनो अम्ल है, एक एमिनो एसिड है, तो उसके लिए एक से अधिक कोडॉन का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक एमिनो एसिड में जरूरी नहीं है कि एक ही कोडॉन हो, एक ही कोड हो, ठीक है ना, एक ही कूट हो ये जरूरी नहीं है। यानी एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट हो सकते हैं, लेकिन वो कूट जो एक अमीनो अम्ल के अंदर है वो कूट किसी और अमीनो अम्ल में नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसके लिए भी हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो अपहासित होता है, डिजेनरेस होता है। इसका क्या होता है कि अमीनो अम्ल जो होता है इसके लिए, एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडॉन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी किसी किसी में 1 कोडॉन भी होता है, किसी किसी में 2 कोडॉन वाला भी अमीनो एसिड होता है, किसी में 3 कोडॉन वाला भी होता है, किसी में 4 वाला, किसी में 5 अमीनो एसिड वाला, ठीक है ना। ये कोडॉन भी हो सकता है, किसी में 6 भी हो सकते हैं। तो एक अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन भी हो सकते हैं। तो मिनिमम तो 1 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 कोडॉन वाला भी अमीनो एसिड्स हो सकता है। अब इसके आगे बात करते हैं कि अतिव्यापी कूट, यानी ये अतिव्यापन नहीं होता है, इनमें क्या नहीं होता है, अतिव्यापन नहीं होता है। यानी ये अतिव्यापी होते हैं, ये कूट जो होते हैं नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। यानी एक नाइट्रोजनी क्षार दूसरे कोडॉन में प्रयोग में नहीं आएगा। यानी एक कोडॉन जो होगा, मान लीजिए कि ये कोई कोडॉन है GAT, इसका ग्रुप है, ये है CAT। अगर मैं इसको यूं लिखूं कि ये तीनों जो है इसका ग्रुप 1 है और इन तीनों का ग्रुप 1 है, मतलब ये जो T वाला है वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो ये नहीं होगा, ये अतिव्यापन नहीं होगा, बल्कि ये क्या होंगे, ये भी सेपरेट होगा और ये भी क्या होगा, सेपरेट होगा। यानी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। एक नाइट्रोजनी क्षार जो है दूसरे कोडॉन में प्रयोग में नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोडॉन संदिग्ध नहीं होता है। संदिग्ध नहीं होता है मतलब नॉन एम्बिगियस होता है। इसका अर्थ क्या है कि एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो अम्ल को निरूपित करेगा। यानी एक कोडॉन होगा, ठीक है ना, तो केवल एक ही अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोड करता है, उसको निरूपित करता है। एक से अधिक अमीनो अम्ल को कोडित नहीं कर सकता वो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक अमीनो अम्ल है तो उसके अंदर एक ही कोडॉन होगा, जरूर नहीं, 2 से अधिक हो सकते हैं, मैंने बताया ना 6 तक हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोडित करता है। कोमा रहित, अब नेक्स्ट जो है कैरेक्टर वो है कोडॉन कोमा रहित होता है। कैसा होता है, कोमा रहित कोडॉन होता है। तो कोडॉन कोमा रहित कैसा होता है, यानी कोमा लेस होता है, यानी 2 कोडॉन के बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होगा, किसी भी प्रकार का गैप नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये है एक कोडॉन है, ठीक है, ये दूसरा कोडॉन है, तो ये गैप हो गया, ये क्या हो गया
गैप हो गया। लेकिन अगर इसको बिना गैप के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। तो इनके बीच में कोई गैप होता नहीं है, तो कोमालेस होते हैं। ये कैसे होते हैं, कोमालेस। इसके अलावा आनुवंशिक कोड जो होते हैं सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल होता है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल। इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक कोड छोटे से छोटे जीव में, प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा, तो वो कोड जो बड़े से बड़े स्तनधारियों में भी पाया जा सकता है। मतलब ये क्या होते हैं, कुछ माइनर जो अंतर होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोट से लेकर के सभी स्तनधारियों तक जेनेटिक कोड क्या होता है, एक जैसा होता है। अर्थात एक कोडन सभी जीवों में समान अमीनो अम्ल के लिए कोड काम करता है। यानी एक कोडन जो होगा वो एक जीव में होगा तो सेम अमीनो अम्ल को बताएगा, दूसरे जीव में होगा तो वो भी सेम अमीनो अम्ल को दर्शाता है, उसमें कोई फर्क होता नहीं है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल है। यानी अगर छोटी डिफरेंशिएट को छोड़ दें तो प्रोकैरियोट से लेकर के स्तनधारियों तक जो आनुवंशिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान ही पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो प्रोटीन संश्लेषण के समय कुछ ऐसे कोड होते हैं जो क्या करते हैं, इस प्रोटीन संश्लेषण के काम को शुरू करते हैं। तो उसको कहते हैं श्रृंखला आरंभन कोड। जैसे कि AUG है ना, ये श्रृंखला आरंभन कोड है। कभी कभी पर प्रोकैरियोट में GUG भी होता है जो क्या करता है, श्रृंखला को आरंभित करने का काम करता है। ठीक है, सिग्नल देते हैं। इसके अलावा कुछ श्रृंखला को समापन करने वाले होते हैं, जैसे UAA है, UAG है, UGA है। ये कोडन जो हैं वो श्रृंखला को क्या करते हैं, समापित करते हैं। और ये बात कर ली हमने किसकी, यूकैरियोट की। लेकिन प्रोकैरियोट में श्रृंखला को प्रारंभ करने का काम कौन करता है, GUG करता है। इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है क्रिप्टोग्राम। अब क्रिप्टोग्राम क्या है इसको समझिएगा कि क्रिप्टोग्राम जो है, कोई भी संदेश जो होता है, जो mRNA कौन ले जाता है, mRNA ले जाता है। mRNA कहाँ ले जाता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए ले जाता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, आपको पता है अच्छे से कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का। तो कोई भी संदेश जो mRNA के अंदर किसके रूप में है, कोडोन के रूप में है, कोड के रूप में है, तो उसको कहते हैं क्रिप्टोग्राम। क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राम। तो उस संदेश को कहते हैं क्रिप्टोग्राम, जो कोड के रूप में उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे जेनेटिक कोड जो है उसका क्या महत्व है। तो जेनेटिक कोड जो होता है उससे विभिन्न प्रकार की क्या बनेंगी, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो अलग अलग प्रकार की प्रोटीनों के संश्लेषण के लिए इसका उपयोग होता है। और प्राणियों में पाई जाने वाली बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं जो किसके आधार पर होती हैं, इस जेनेटिक कोड के कारण होती है, जिसके कारण हमने जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। प्रत्येक जीव दूसरे जीव से क्या होता है, अलग होता है। क्यों होता है, इस जेनेटिक कोड में अंतर के कारण और इनमें पाई जाने वाली प्रोटीनों के संश्लेषण के कारण। तो प्राणियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार है, मतलब फंक्शनल भी बेस इसका वही है, किसका, हेरिटेशन जो होती हैं, ठीक है ना, उसका बायोडाइवर्सिटी जो है उसका स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल जो बेस है वो क्या है, यही है जेनेटिक कोड, जिसके कारण प्रत्येक जीव दूसरे जीव से क्या होता है, अलग होता है। और जीव जगत में जो प्रोटीन की जरूरत होती है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, वैसे ही आनुवंशिक जगत में जेनेटिक कोड की इंपॉर्टेंस भी वही होती है। अब इसके आगे बात करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ तो ये सांकेतिक कुछ शब्दावली, जैसे ये त्रिक कोड है आपका, ये जो त्रिक कोड होता है, ट्रिपलेट कोड, ये इसमें 64 वर्ड्स होते हैं। कितने वर्ड्स होते हैं, 64 वर्ड्स। इसमें 3 प्रकार के वर्ड काम में लिए जाते हैं, जैसे कि एक होता है प्रथम क्षारक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम क्षारक, देखिएगा इसमें भी 4 प्रकार के आपके क्षारकों का क्रम है, ये U, C, A और G, U, C और A और G। द्वितीय क्षारक जो है वो भी देखिए यहाँ पर भी U, C, A और G, ये क्या है, 4 क्षारक हैं जो किसमें है, mRNA में। उसके अलावा यहाँ पर भी देखिए ये तृतीय क्षारक का क्रम है जिसमें भी लिखा हुआ है U, C, A और G। और इस प्रकार से ये क्या बन रहा है, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, अमीनो एसिड्स का निर्माण हो रहा है। जैसे देखिए पहली जो है वो बन रहा है U और यहाँ से भी U, तो ये बन रहा है U। और ये बना रही है आपकी अलग अलग प्रकार की प्रोटीन, जैसे कि फिनाइल एलेनिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, मैथियोनिन है, वैलिन है, सेरीन है, प्रोलिन है ना, थ्रायोनिन है, एलेनिन है। ठीक है, इसमें से आप देखिए कि ये जो UAA है, UAG है और UGA है, ये क्या कर रहे हैं, श्रृंखला को समाप्त करते हैं। इनको श्रृंखला समापन कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रृंखला समापन कोड। और इसमें से AUG जो है ये श्रृंखला को प्रारंभ करता है, इसलिए इसको श्रृंखला आरंभन कोड भी कहा था। क्या कहा था, श्रृंखला का आरंभन कोड। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।